एक तरफ मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच चुका है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क के कई हलकों में इंतखाबी इस्लाहात इंतखाबात से पहले उनकी मुमकिना मंजूरी और ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ की गैर मौसर मौजूदगी ज़ेर बहस है। वजीर आजम के कल के ऐलान के बाद तमाम जमातें ही इलेक्शन मोड में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और बाकायदा तौर पर इलेक्शन के हवाले से अपने प्लान्स, इंतखाबी मुहिम और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मुख्तलिफ इंटरव्यूज के दौरान अपनी आइंदा इलेक्शन के हवाले से जमात का जहन अवामी सतह पर अया कर रही है, जिसका एक मकसद दूसरी जमातों तक वाज़े और दो टोक पैगाम पहुंचाना है। आज वज़ीर दाखिला और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उनकी जमात ने आज से इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब के हर हल्के से बार नामजद करेंगे। इंतखाबात में किसी जमात से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा, सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हल्कों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बाकायदा तौर पे इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने जा रही है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो उम्मीदवार मुहैया करें। बाकी उसके बाद अगर कोई जमात जो है वो सीट एडजस्टमेंट की बात करती है तो उसमें हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है, हमारे जो विनिंग और हमारे जो डेडिकेटेड मुखलस कारकुन है हम उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह का यह बयान उनकी जमात की तरफ से उन हलकों या जमातों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट की ख्वाहिश रखते थे। अभी कुछ रोज कबल ही मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के बेटे शाफी हुसैन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीटों पर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। इसी तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में भी यह ख्याल किया जा रहा था कि उनका झुकाव भी मुस्लिम लीग नून की तरफ है। लंदन में जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ऑन चौधरी की दुबई में मुलाकातें इसी मकसद के लिए थी, लेकिन आज राना सनाउल्लाह के ऐलान के बाद यह बात कंफर्म हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून अपने हिस्से की सीटें किसी को देने को तैयार नहीं। खासकर वो पंजाब जहां उनका मजबूत वोट बैंक मौजूद है वहां पर सोलो फ्लाइट के मूड में है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय न होने का इशारा इस बात से भी मिलता है कि इस पार्टी की काबीना में मौजूद दोनों अरकान ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा गुज़श्ता दिनों से वो बार बार ये ऐलान भी कर रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान अलग हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। एक तरफ मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के अपना ज़हन वाज़े कर रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से खुर्शीद शाह ने भी कुछ अहम बातें की हैं जिनका बगौर जायजा लिया जाए तो महसूस होता है कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का बयानिया तकरीबन वही है जो खुर्शीद शाह ने बयान किया है। खुर्शीद शाह गुज़श्ता एक रोज़ मुलाकात सहाफ़ियों से बात करते हुए कह रहे हैं कि मेरा नवाज शरीफ को ज़ाती मशवरा है कि वो सियासत से थोड़ा पीछे हटकर शहबाज शरीफ को मौका दें। खुर्शीद शाह का बयान इंतहाई अहम है क्योंकि नवाज शरीफ फिल वक्त तक मुल्क वापस नहीं आए और ना ही उनकी वापसी के कुछ वाज़ेह असरात महसूस हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नवाज शरीफ को भी वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। खुर्शीद शाह के बयान के बाद ये भी महसूस किया जा रहा है कि शायद इत्तेहादी भी नवाज शरीफ से ज़्यादा शहबाज शरीफ के साथ चलने में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी चाहती है। नवाज शरीफ की मौजूदगी में उनके लिए गोल हासिल करना निस्बतन मुश्किल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब में वापसी के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ किसी हद तक तहरीक इंसाफ के साथ भी हाथ मिलाने को राजी दिखाई देती है, क्योंकि खुर्शीद शाह ने अपने इस इंटरव्यू में यह बात भी दोहराई है कि इमरान खान की मैट टूट जाए और कहे कि मैं बैठने को तो पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठ जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ सख्त पाबंदियों का शिकार तहरीक इंसाफ भी मैदान में अभी तक मौजूद है। गो के इस जमात के चेयरमैन इस वक्त मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं जो उनका खुद पैदा किया है, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। उनके अपने ही साबिक साथी उन पर इल्जामात की बौछार कर रहे हैं। फैसल वोडा, अली जैदी, असद उमर, परवेज खटक, फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान सब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वो राज अफशा कर रहे हैं जो अब तक नजरों से ओझल थे। फयाजुल हसन चौहान तो इसराइल की जान से पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बयान पर एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि तहरीक और में बानी पीटीआई इसराइल को तस्लीम करने का मुकम्मल प्लान बना चुके थे। रियासत मदीना का जो पिछले 4.5 साल से हम एक चीज सुनते थे, उसके पीछे भी लॉजिक ये थी कि चेयरमैन पीटीआई आलमी सतह पे और आलमी एस्टेब्लिशमेंट को और इजरायली लॉबी को ये कंसेप्ट देते थे कि मैं वही रियासत मदीना बनाऊंगा जिसमें जनाब आपको अकोमोडेट किया जाएगा। वो जो बार बार रियासत मदीना का जनाब कहलावा और बार बार उसकी जनाब तकरार होती थी, वो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को और इजरायली लॉबी को ये मैसेज देना था, मैं बरसे इक़्तिदार हूंगा तो मैं एक ऐसी रियासत बनाऊंगा जिसमें हम आपके साथ मुआहिदे करेंगे, आपको तस्लीम करेंगे, आपके साथ अमन से रहेंगे, आपके साथ तिजारत करेंगे, आपके साथ भाईचारा करेंगे, आपके साथ दुख सुख में शरीक होंगे। ये तसव्वुर देना मकसूद था।
फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन वो जिस जमात से अब वाबस्ता है वो मुल्क की सियासी मंजरनामे पर कलीदी किरदार अदा करने को बेताब है। लेकिन अभी इस जमात की इलेक्शन कमीशन में रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। इस जमात का मंशूर क्या है वो भी किसी को मालूम नहीं है। कहने को ये जमात पीडीएम समेत पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ सबके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन अभी तक के बयान से महसूस होता है कि उनकी जमात भी सियासी तहरीक इंसाफ ही की है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून भी उसी जमात के नाम पर ही सियासत करने में मशगूल है। इसी पर बात करेंगे इस वक्त तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि प्रैक्टिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन मोड में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन एक तासुर ये भी है कि अभी तक ये इलेक्शन मोड में तो जारी, लेकिन अनसर्टेनिटी लूम्स, किसी को नहीं पता है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। यानी जो पॉलिटिकल मेलोड्रामा है इसका एंड कहाँ पे है, कंक्लूजन क्या होगा, ख़त्म कहाँ पे होगा। अब क्या आपको अंदाजा है, क्या आपको पिक्चर देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अनसर्टेनिटी कोई नहीं है। अपनी मुद्दत पे जनाब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और वो आपकी 13 तारीख लास्ट डेट है। उससे 2 दिन पहले ख़त्म या 1 दिन पहले ख़त्म या 3 दिन पहले ख़त्म होगी तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अगर ऑटोमेटिक अपनी मुद्दत पूरी करेंगी तो फिर 2 महीने के अंदर इलेक्शन रिक्वायर्ड है। लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, मैं तो 8-9 महीनों से, बल्कि 8-9-10 महीनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि मरदमशुमारी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसकी वजह से मुझे ज़ाती तौर पर इलेक्शन अगले साल मार्च से लेके नवंबर के दरमियान नज़र आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा 73 का आइन है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि जब भी मरदमशुमारी पाकिस्तान में होगी तो मरदमशुमारी के सरकारी नताइज जारी होने के बाद जो भी जनरल इलेक्शन आएगा वो इलेक्शन नई हदबंदियों पे जो मरदमशुमारी हुई होगी उसके मुताबिक नई हदबंदियां करने का पाबंद होगा इलेक्शन कमीशन, और जो जनरल इलेक्शन नया होगा वो उन हदबंदियों के मुताबिक होगा। यानी बाय एनी मींस आपको इलेक्शंस अक्टूबर नवंबर रवा बरस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि आपको अगले बरस पर बात डलती हुई दिखाई दे रही है। ऑल्दो जो मरदमशुमारी वाला मामला है उस पर एहसन इकबाल साहब ने यह कहा था कि पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस हो गए, लेकिन आपको लगता है कि मैच पड़ेगा एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस के इलेक्शंस प्रोलॉन्ग हो जाए। यानी विफाक में भी पंजाब वाला मामला ही बनता हुआ देख रहे हैं आप, यानी वहां पे भी इलेक्शंस को जल्दी नहीं होंगे और केयर टेकर सेटअप ही प्रोलॉन्ग करेगा, ये आप कह रहे हैं? ऑब्वियसली जो ना, अगर जब आपका इलेक्शन जनाब टेक्निकल वजूहात, कॉन्स्टिट्यूशनल वजूहात, ज़मीनी हक़ाइक़, इन सारी जो कॉजेज़ हैं या जस्टिफिकेशंस हैं या रीज़न्स हैं, उसकी बुनियाद पे जो ना ये मेरे ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक, और फिर सदर मुमलिकत से इख्तियार लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करना है। तो अभी ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बातें कर रहे हैं इलेक्शन तैयारी की और फिर हमने इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया, ये नूरा कुश्ती है? नहीं, वो तो हर एक ने करना है ना जी। अगला इलेक्शन होना तो है ना, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो या 3 महीने बाद हो, इलेक्शन तो होना है ना। तो उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि वो तैयारी भी करे, वो जनाब पब्लिक के सामने आके अपना मैनिफेस्टो, अपना मंशूर, अपना दस्तूर उस लोगों के सामने रखे। बड़ा सादा सा सवाल है, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है किसको ज्यादा फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का? ये देखिए, इलेक्शन डिले हो या अभी हो, हालात तो ये है कि आपके सामने है कि पीटीआई जो कि इस जोन के अंदर है कि शायद इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो जनाब उनका टिकट होगा और फिर वही झंडे लहराएंगे, फिर वही नारे लगेंगे और फिर वही इक़्तिदार जनाब आपको मिल जाएगा और फिर एक बस इक़्तिदार आ जाएंगे। ये तो हर अंधे बहरे को भी समझ आ रही है जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो आपके पर्चे हैं, जो 9 मई की दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी के ऊपर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों का और इस्टेब्लिशमेंट का जो इस वक्त स्टैंड है, उसके मुताबिक मुझे तो नहीं नज़र आता कि आपकी पीटीआई को किसी किस्म का कोई ऐसा रोल मिलेगा कि जिसके तहत वो यहाँ पर जनाब इलेक्शन के वो मौज मेला लूट सकें। क्योंकि अभी तो चीज़ें असल भुगतने की है। जो लोग हर हल्के के अंदर 2 से लेके 4 पर्चे हुए हैं और जो 100 से लेके 200 बंदा है हर सूबाई हल्का, उसमें सबके ऊपर 780 के और बड़े सवियर पर्चे, जिनमें से 80% तो बिल्कुल ठीक है, और उसका नताइज जो भुगतने हैं वो नताइज इतने आसान नहीं है। अभी तो चीज़ें थोड़ी ठंडी हैं। वो कहते हैं ना कि तूफान से पहले खामोशी,
वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। खामोशी जो है ना, वो किसी तूफान का पेशखैमा होती है। अभी बड़े ही स्लो एंड स्टडी पेपर वर्क, फाइल वर्क कंप्लीट हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन से लेके वो तमाम 100, 150, 200 अफराद, दहशतगर्दी के मुकदमात, 780A के मुकदमात, फिर उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स, उसके ऊपर प्रॉपर हाथ, और फिर पीटीआई के चेयरमैन के जो राइट और लेफ्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं